प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस पठन पाठन के क्रम में हिंदी विषय के अंतर्गत कृतिका भाग 2 और कृतिका भाग 2 में सम्मिलित किए गए पाठ संख्या 2 जिसका नाम जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कहानी विधा में लिखित रचना है और ऐसी रचना के अमर रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। आज हम सब जॉर्ज पंचम की नाक पाठ संख्या 2, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, आज हम सब इस कहानी का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। कहानी के अध्ययन और अध्यापन से पूर्व कमलेश्वर जी का, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, कमलेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उस जीवन परिचय के उपरांत हम उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दी गई जॉर्ज पंचम की नाक जैसी एक कहानी, जो कि सफलतम कहानियों में से एक, उसका अध्ययन और अध्यापन करते हैं। लेखक के जीवन परिचय के क्रम में लेखक कमलेश्वर जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में, जन्म का जो समय है सन 1932 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान के क्रम में कमलेश्वर जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश अर्थात मैनपुरी जिला जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अर्थात उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले मैनपुरी जिले के में कमलेश्वर जी का जन्म हुआ। कमलेश्वर जी की शिक्षा दीक्षा का क्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोला जाता था, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ऐसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य करने वाले कमलेश्वर जी ने अपने इस साहित्य सेवा के क्रम में अनेक पत्र और पत्रिकाओं का सफल संपादन भी किया। उनमें से प्रमुख पत्रिका के रूप में सारिका, प्रमुख पत्रिका के रूप में हिंदी साहित्य जगत प्रेमियों के लिए सारिका जैसी पत्रिका का उन्होंने सफल संपादन किया और भारत सरकार के द्वारा ऐसे अमर कथाकार को पद्म भूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 1907 को जनवरी 2007 इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो गई। अर्थात हिंदी साहित्य का यह अमर कथाकार हम सबके बीच से सदैव के लिए विदा हो गया। कुछ प्रमुख रचनाओं के क्रम में इनकी प्रमुख रचनाएं राजा निर्बंसिया, सोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कितने पाकिस्तान,
आगामी अतीत जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार से इनकी कहानियों का टीवी कार्यक्रमों में या फिर टीवी के धारावाहिक कार्यक्रमों के रूप में इनकी कहानियों का संचालन किया जाता है, कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का ये अमर साहित्यकार कथाकार कमलेश्वर और कमलेश्वर जी के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में उनके द्वारा लिखी गई कहानी जो कि जॉर्ज पंचम की नाक जैसे शीर्षक से के रूप में हमारी हिंदी कृतिका भाग 2 के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो आज हम सब जॉर्ज पंचम की नाक इस कहानी विधा का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक हुआ करती है। आप लोग हम सब ये जानते हैं कि नाक इज्जत का प्रतीक हुआ करती है, इज्जत का प्रतीक है। अर्थात समाज में नाक के ऊपर न जाने कितने मुहावरे चल गए, नाक भौं सिकोड़ना, नाक रगड़ना। तो इस प्रकार से नाक टेढ़ी करना, नाकों पर गुस्सा होना, इस प्रकार से हिंदी साहित्य में या साहित्य जगत में या लौकिक जगत में नाक सदैव इज्जत का प्रतीक हुआ करती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर एक व्यंग्य किया है। इसका मतलब ये जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य प्रधान रचना है, व्यंग्य प्रधान रचना। ये कहानी व्यंग्य प्रधान रचना के क्रम में आती है। इसमें लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता और सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है। अर्थात जो सत्ता में हैं या फिर सत्ता में से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है, उनकी क्या सोच हो सकती है, उनके अंदर कौन सा विचार चल रहा है। इस प्रकार की मानसिकता को यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है, जो कि अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर दिखाने का, ऐसे लोगों की मानसिकता को लेखक ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि जो अंग्रेजी हुकूमत की जो बादशाहत है, अंग्रेजी हुकूमत से चली आ रही जो परंपरा है, उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए, कायम बनाए रखने के लिए भारतीय नेताओं की, भारत के जो भारतीय नेता, भारतीय महापुरुष, ऐसे समाज सुधारक, ऐसे देशभक्त, ऐसे लोगों की नाक काटने को भी ऐसे स्वामी भक्ति, ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं। इसी बिंदु पर यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमको सोचना चाहिए कि रानी का भारत आगमन होता है, इंग्लैंड की रानी, और ऐसी रानी का भारत आगमन होना यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति का होना अनिवार्य है। जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बिल्कुल वो जरूरी है, क्योंकि वो रानी के आत्मसम्मान के लिए भी अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों के ऊपर भी ये रचना चोट करती है कि पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है एवं और सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। पत्रकारिता जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और इस रचना के माध्यम से, जॉर्ज पंचम की नाक इस रचना के माध्यम से पत्रकारिता, पत्रकारों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, पत्रकारिता के पीछे लोगों की क्या सोच होनी चाहिए, पत्रकारों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए उनके द्वारा कैसे उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी ये रचना व्यंग्य करती है कि किस प्रकार से पत्रकार बंधु अपनी पत्रकारिता को चरम पर पहुँचाने के उद्देश्य से वो किसी भी खबर को, किसी भी छोटी से छोटी खबर को
कितनी बड़ी सी बड़ी खबर बनाकर पेश कर देते हैं। ये पत्रकारिता जगत पर एक व्यंग्य है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का भी वर्णन है। किस प्रकार से रानी का इंग्लैंड से भारत आगमन होता है, आगमन से पूर्व किस प्रकार से पूरे देश को सजाया जा रहा है, गलियों को किस प्रकार से सजाया जा रहा है, साफ सफाई हो रही है, शहर की चाक चौबंद व्यवस्था हो रही है, इन सब बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई। देखते हैं कि पाठ का सार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा, जैसे रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। प्रथम सार के क्रम में जो प्रथम शीर्षक और उस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि रानी एलिजाबेथ और रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन होता है। इस क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रानी एलिजाबेथ भारत आती हैं, भारत आने का उनका क्या मकसद है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी, अर्थात हमारे पत्रकार बंधु इस काम को पूरी तरह से तन्मयता से इस काम को अंजाम दे रहे थे। अर्थात रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही हैं, हिंदुस्तान आना चाहती हैं और इसकी चर्चा अखबारों में बहुत पहले से ही हो रही है। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। अर्थात रानी के आगमन से पहले ही रानी की सुरक्षा, उनकी चाक चौबंद व्यवस्था, इसका आकलन करने के लिए रानी का जो सचिव है, सेक्रेटरी है और उनके जो जासूस हैं, वो पहले ही तूफानी दौरा मतलब कम समय का एक त्वरित दौरा वो करने वाले हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कर्तने हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उनसे जुड़े लोगों के समाचार होते थे। अर्थात हिंदुस्तान के अखबार रानी एलिजाबेथ के समाचारों से भरे पड़े थे। अखबारों पर और किसी खबर पत्रकार बंधुओं पर यहाँ पर चोट है, पत्रकारिता पर भी चोट है कि ऐसी चाटुकारिता पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, चाटुकारिता से परिपूर्ण पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष को ही मोहरा बनाकर, उसी ही केंद्र बिंदु बनाकर यदि अखबारों में उसी के संबंधित खबरों को परोस दिया जाए तो देश का क्या हाल होगा, देश की अन्य समस्याएं फिर दबी की दबी रह जाएंगी। इस बिंदु पर भी यहाँ पर चर्चा हुई कि अखबारों पर, हिंदुस्तान के अखबारों पर रानी एलिजाबेथ से संबंधित खबर ही हुआ करती थी। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था। अर्थात ऐसी खबर की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान का दौरा करना चाह रही हैं, ऐसी खबर जब अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंच रही है तो पूरे भारत की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की एक हलचल मची हुई है, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत के क्या कहने, वही रानी दिल्ली आ रही हैं, उनका स्वागत जोरदार होना चाहिए। इस प्रकार रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होता है। आगे दूसरे शीर्षक के अंतर्गत नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। अब नई दिल्ली भारत की राजधानी और नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या, एक समस्या उभर कर सामने आती है, क्योंकि महारानी हिंदुस्तान दौरे पर आ रहे हैं और उस हिंदुस्तानी दौरे से पूर्व ही यदि जॉर्ज पंचम की नाक ठीक नहीं की जाती और वो जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ये भारतवासियों के लिए एक समस्या का बिंदु है, अधिकारी वर्गों के लिए एक समस्या है। किस प्रकार से नई दिल्ली में एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई, सामने आ रही थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने पूरी तरह से इस खबर से रंगे हुए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर आपस में बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर हटा दी जाए। इस पर राजनीतिक पार्टियां, देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपस में बैठकर सदन में इस पर चर्चा कर रही थी कि नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ इस बात के पक्ष में थे और कुछ विरोध कर रहे थे, विपक्ष में थे। आंदोलन चल रहा था,
दोनों तरफ से मुहिम चल रही थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली, इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, ऐसे इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है, उस मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि लेखक कहना चाह रहा है कि इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, वो भी भारत की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली का सबसे केंद्र बिंदु इंडिया गेट, जो कि सुरक्षा की लहजे से, सुरक्षा की मकसद से संवेदनशील है। ऐसे में जहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था, हथियारबंद पहरेदार जिसकी सुरक्षा दे रहे हैं और गश्त करते हुए सुरक्षाकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे में भी इंडिया गेट पर लगी हुई जॉर्ज पंचम की जो लाट है, मूर्ति है, उसकी नाक गायब हो गई। यहाँ पर यही बिंदु है कि कैसे यहाँ पर ऐसी सुरक्षा घेरे के बीच में भी किसने सेंध मार दी। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। अब रानी का आगमन होगा, क्योंकि भारत आगमन है रानी एलिजाबेथ का। अब यहाँ पर नाक की समस्या बढ़ गई। अभी तक तो मूर्ति पर नाक नहीं थी। ऐसे ही यूं ही समय चलता रहा, आंदोलन चलते रहे, पक्ष विपक्ष में मारामारी होती रही। लेकिन अब रानी का हिंदुस्तान दौरा होगा और उन्हीं के ही देश के जॉर्ज पंचम की नाक, उस पर नाक ना हो, मूर्ति लगी हो और मूर्ति पर नाक ना हो। नाक इज्जत का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में नाक ना होना ये हिंदुस्तानियों के लिए एक कलंक की बात होगी, ऐसा अधिकारी वर्ग सोच रहे हैं। तो यहाँ पर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई। अब एक बैठक आयोजित की गई। शुभचिंतक, देश का सदैव हित चाहने वाले ऐसे लोगों की एक यहाँ पर सभा बुलाई गई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर वह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह पाएगी। यहाँ नाक का सवाल है कि अगर वो नाक जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात जॉर्ज पंचम की लाट पर यदि नाक नहीं रहेगी तो समझ जाइए हमारी भी नाक। यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक, उसकी शारीरिक नाक, अर्थात एक इंद्रियों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, नाक जो इंद्रिय है। लेकिन यहाँ दूसरी जो बात रखी जा रही है कि हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात किसकी नज़र में? इंग्लैंड की नज़र में हमारी नाक इज्जत का प्रतीक है। अर्थात वहाँ पर भी ये शोर हो जाएगा कि हिंदुस्तान में महापुरुषों का सम्मान नहीं होता और उनकी नज़र में, अर्थात इंग्लैंड वालों की नज़र में हम भारतीयों की कोई कद्र नहीं रह जाएगी, हमारी नाक चली जाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। एक मूर्ति बनाने वाले को दिल्ली बुला लिया गया और उसे नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी। सबके जी में जी आया। अब सबको हिम्मत बंधी, नाक मूर्ति लग जाएगी, किंतु इस लाट का निर्माण का समय, जिस स्थान से पत्थर लाया गया था उसका पता चलना चाहिए। मतलब कि पत्थर जिस लाट से लाया गया, जिस पत्थर से इस मूर्ति का निर्माण किया गया, उसी पत्थर को ही यदि प्राप्त किया जाए तभी यह नाक लग पाएगी। उसका स्थान का पता लगना चाहिए और पत्थर का पता चलना चाहिए। एक क्लर्क ने इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया एक क्लर्क के ऊपर। क्लर्क ने बताया फाइलों में कुछ भी नहीं है, अर्थात फाइलों में कहीं ये दर्ज नहीं है कि ये मूर्ति कहाँ से आई, किस पत्थर की है, किस स्थान से इसको लाया गया। तो इसका कोई लेखा जोखा क्लर्क के पास नहीं था। अब ऐसे में एक विशेष कमेटी का गठन होता है। एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, एक विशेष कमेटी, और इस कमेटी के ऊपर क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इसको हम इस बिंदु के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी मूर्ति पर नाक, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक किस प्रकार से लगाई जाए, पत्थर कहाँ से आए। इसके लिए एक कमेटी की बैठक होती है, गठन होता है। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर, चाहे जिस कीमत पर, क्योंकि अब बात इज्जत का सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तानियों का इंग्लैंड वालों की नज़र में हिंदुस्तानियों की इज्जत रह ही नहीं जाएगी। अब यहाँ पर किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा।
जब ऐसा मूर्तिकार ने कहा तो कमेटी के जितने सदस्य थे सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि मूर्तिकार ने कहा कि पत्थर कहाँ से आया था ये अगर जानकारी नहीं होती, इसका कोई लेखा जोखा आपके पास नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, हम हिंदुस्तान के हर एक पत्थर पर हम जाएंगे और वहाँ से तलाशेंगे कि ये किस पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। मूर्तिकार द्वारा किया जाने वाला प्रयास। अब मूर्तिकार अपनी तरफ से एक प्रयास करता है। मूर्तिकार कौन सा प्रयास करता है? मूर्तिकार का प्रयास यही होगा कि उसने जब कहा कि हम हिंदुस्तान के हर एक पत्थर पर जाएंगे, पत्थर की चोटियों पर जाएंगे, शिखरों पर जाएंगे, वहाँ पत्थर की तलाश करेंगे, हो सकता है मिल जाए, तो उसने एक प्रयास किया। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, किंतु असफल रहा, क्योंकि उसे वो पत्थर नहीं मिला। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं है, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। बहुत ही यहाँ पर व्यंग्य है, विदेशों की हर चीज़ हम अपना चुके हैं और ये पत्थर भी विदेशों का ही। जब वो मूर्तिकार ने बता दिया तो वहाँ सभापति, उस कमेटी का सभापति जो था, उसने कहा कि दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन देखते चलते हैं। हमने विदेशों का दिल, दिमाग, रहन सहन और तौर तरीके, मतलब कहने का अर्थ है कि जब मूर्तिकार ने कहा कि ये पत्थर विदेशी लगता है, तब सभापति के मुख से ये वाक्य निकला कि हमने तो सब कुछ विदेशों से ही लिया है, अर्थात विदेशों की हर चीज़ को हम अपना चुके हैं, चाहे वो दिल हो चाहे दिमाग हो। अर्थात हमारे पास अब अपना दिल ही नहीं है, हम बिल्कुल उन्हीं के जैसे हो जा रहे हैं। हमारे अंदर जहाँ पहले हमारी संस्कृति बसा करती थी, सनातन परंपरा चला करती थी, जहाँ पर हम विश्व बंधुत्व की भावना रखते थे, भाईचारे की भावना रखते थे, भातृ प्रेम हुआ करता था, इस प्रकार की जो भावनाएं थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। हम पाश्चात्य सभ्यता में पहले से ही जा चुके। उन्हीं का रहन सहन हमने अपना पहनावा, रहन सहन, बोलचाल, भाषा, सब कुछ उन्हीं के जैसे हमने बदल लिया है। और तौर तरीके, रहने के जो तरीके हैं, कायदा है, जो कानून है, मतलब सब कुछ हमने उन्हीं का अपना लिया है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा यदि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे तो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अखबार वालों तक ना पहुँचे डरने की बात है, क्योंकि अखबार वालों तक बात पहुँच जाती है तो अखबार वाले तिल का ताड़ बना देते हैं, छोटी बात को बहुत बड़ी बात बना देते हैं। बात में उतना जादू नहीं होता, लेकिन अपनी पत्रकारिता के जादू से उस छोटी सी बात को भी वो एक अलौकिक बात बना देते हैं। तो यहाँ पर है कि कहता है मूर्तिकार कि यह बात किसी पत्रकार तक न पहुँचे तो मैं एक उपाय बताऊं। हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। एक देखें कि अपनी इज्जत बचाने के खातिर हिंदुस्तान की चापलूस, हिंदुस्तान के जो अफसर वर्ग हैं, अपनी इज्जत बचाने के खातिर अपने ही देश के महापुरुष जिन्होंने अपने संघर्षों से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने कर्तव्यों से इस देश को आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, आज हम जहाँ खड़े हैं इसके निर्माण में उन महापुरुषों का कितना अथक परिश्रम, योगदान रहा, उन सबको भुलाते हुए उसने कहा कि हमारे देश में भी नेताओं की मूर्तियां हैं। तो मूर्तियां हैं, अब सब लोग, यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर बैठ जाए, ठीक बैठे, उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। अब सबकी जी में जी जान आई। सब लोगों ने सोचा कि ये मूर्तिकार बहुत अच्छी सलाह दिया। और इसका कहने का मतलब है कि हम एक विदेशी की इज्जत की खातिर, विदेशी के मान सम्मान में कोई चोट ना आए, भले ही हमारे देश के देशभक्त जिनकी आज मूर्तियां हिंदुस्तान के चौराहे चौराहे पर लगी हैं, ऐसे लोगों की नाक क्यों ना काटना पड़े। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा, क्योंकि उसे देश के नेताओं की मूर्तियां टटोलनी थी जिसकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बिल्कुल सटीक बैठती हो। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, घूमा, दादा भाई नौरोजी से लेकर दादा भाई नौरोजी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरु रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे न जाने कितने महापुरुषों की लाटों को उन्होंने देखा, मूर्तियों को देखा, किंतु वे सब उससे बड़ी थी। अर्थात जिस भी मूर्ति के पास वो उस नाक को लेकर जाता, वो सब उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती थी।
मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, किंतु वह भी उससे बड़ी थी। अर्थात नाक का सही आकार किसी भी मूर्ति में सही नहीं बैठ रहा था। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार अभी तक विचार था, अब मूर्ति पर किसका विचार हुआ? जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। जब किसी देशभक्त की मूर्ति नहीं मिली, सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले पत्थर तलाशा गया, पत्थर नहीं मिला। देशभक्तों की नाक को टटोला गया, जब वो भी उससे बड़ी निकली। अब बिहार में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति टटोली गई, वो भी उससे बड़ी निकली। अब सवाल आया जीवित व्यक्ति की नाक लगाई जाए, ये भी एक विचार उस सभा में आया। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, अर्थात उस पर रंग रोगन किया गया, साफ सफाई की गई, किंतु नाक नहीं थी। बात नाक तक आकर फिर रुक जाती है। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से, ये उस समय की तत्कालीन भारत की जनसंख्या का उल्लेख है कि 40 करोड़, और 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार भी अपने विचार पर विचार पेश करता रहा। वो कहता है कि 40 करोड़ भारतीयों की किसी न किसी की नाक तो यहाँ पर फिट ही हो जाएगी। ऐसे में उसने अपना विचार रखा। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। कमेटी भी बेहिचक वो चाहती थी कि हमारी नाक किसी भी प्रकार से बचे और जॉर्ज पंचम की नाक लग जाए। तो ऐसे में वो भी बेहिचक, बिना सोचे समझे, किंग कर्तव्य विमूढ़, ऐसे में वो भी निर्णय दे देती है कि हाँ, आप इसकी जिम्मेदारी लो। अखबारों में सिर्फ इतना छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया, अर्थात नाक जो अभी तक मसला हुआ था, जिस पर पूरा अखबार जगत चिल्ला रहा था, वो मामला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया। इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट है, उस लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। अब अखबारों में इतना बताया गया कि जो इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की नाक है, जिस जॉर्ज पंचम की मूर्ति है, जिसकी नाक कटी हुई है, अर्थात नाक नहीं है, उसकी नाक का जो मसला है, जो देश भर में गूंज रहा है, वो समस्या हल हो गई। उस पर नाक लगाई जा रही है और हथियारबंद पहरेदार उसकी सुरक्षा में लग गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाए। अर्थात मूर्ति के आसपास जो पहले का पानी था उसे हटाया गया, ताज़ा पानी भरा गया, ताकि जो मूर्ति को लगने वाली जो जिंदा नाक है, अगर जिंदा नाक है, पत्थर की नाक तो है नहीं, वो एक मानवीय मनुष्य की नाक है, ऐसे में वो जो नाक लगाई जा रही है वो कहीं सूख ना जाए, इसलिए वहाँ पर ताज़ा पानी भरा गया। और इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियाँ भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब समस्या का निदान हो गया। अब यहाँ पर समाचार पत्रों की भूमिका, छठी शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे समाचार पत्रों की भूमिका। इसमें आप देखेंगे कि समाचार पत्रों की, अर्थात लोकतंत्र का जो ये चौथा स्तंभ है, इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, लोकहित में इसे कौन से कार्य करने चाहिए, समाज हित, लोक हित, देश हित, जनहित, अर्थात किस प्रकार से अपने कार्यों से समाज को ये फायदा पहुंचाए, समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो, यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है, लेखक ने अपना विचार दिया। देखें, अगले दिन अखबारों में खबरें छापी। अखबारों ने अपने खबरों में लिखा कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। इसका मतलब असली तो थी ही, लेकिन असली जैसी लगती है। अखबारों के अपने शब्द हैं। अखबार पत्रकारिता, चाटुकारिता से संपन्न है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अखबारों ने ऐसी खबर निकाली कि बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी, एक और हेडलाइन लिखी हुई थी, एक और शीर्षक था कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन समारोह नहीं मनाया गया, कोई मानपत्र किसी को सम्मानित नहीं किया गया, किसी को मानपत्र भेंट नहीं किया गया।
किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। ये अखबार बिल्कुल मौन हो चुके थे और मौन के द्वारा वो अपनी असहमति व्यक्त कर रहे थे। मौन होकर वो जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर अपना एक ही वाक्य लिख रहे थे। उस दिन के अखबारों में लिखा था कि जो जॉर्ज पंचम की नाक, जो अभी जिसका मसला हल हो गया, वो नाक बिल्कुल असली दिखाई देती। इस प्रकार से बच्चों इस कहानी को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर के द्वारा, हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कथाकारों में से एक कमलेश्वर जी, उनके द्वारा लिखी गई है कहानी। इस कहानी में ये कहा जा रहा है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होने वाला है, वो हिंदुस्तान आना चाहती हैं। पहले से ही खबर ये भारत में आ चुकी है। ऐसे में उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो जासूस हैं, वो हिंदुस्तान का एक तूफानी दौरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी महारानी का भारत आगमन होगा। ये बात सुरक्षा के लहजे से, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मुद्दे को, इस विषय को ध्यान में रखते हुए महारानी के जासूस हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान की चाक चौबंद व्यवस्था का मुआयना करते हैं और यथोचित मतलब कि उचित जानकर ही जब जासूस और उनके सेक्रेटरी ये जान जाएंगे कि हमारी महारानी को हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद हैं, साफ सफाई का पूरा प्रबंध हो चुका है, तब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हिंदुस्तान आएंगी। ऐसी रिपोर्ट जब जासूस और सेक्रेटरी के द्वारा लगाई जाती है, रखी जाती है, आख्या प्रस्तुत की जाती है, तब महारानी जी का आगमन होता है। अब समस्या है, भारत में ये एक हलचल सी मच गई। भारत की राजनीतिक पार्टियां इस समस्या का निदान चाह रही थी, क्योंकि अब महारानी का आगमन है। और वहीं के ही जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई, लॉट लगी हुई है, मूर्ति है, उस मूर्ति की नाक जो कट चुकी है, ऐसी नाक अब भारतीय राजनीतिक पार्टियों की या देश का हित चाहने वाले ऐसे देश हितैषी व्यक्तियों के लिए अब एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। अब समस्या उभरी तो समस्या का निदान चाहिए, उसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाता है। वो विशेष कमेटी अपनी राय देती है। उस राय पर किस प्रकार से उस राय को अमल में असली जामा पहनाया जाए, उस राय के द्वारा क्या निष्कर्ष निकलता है, उस कमेटी ने ये एक निष्कर्ष निकाला कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए और ये मूर्तिकार इस लाट पर एक नाक फिट कर दे, लगा दे। ऐसे में एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है, जो दिल्ली से तुरंत उसे दिल्ली बुलाया जाता है। मूर्तिकार मूर्ति का मुआयना करता है और कहता है कि यदि ऐसा ही ये मूर्ति इस पत्थर की बनी है, ऐसा ही पत्थर यदि टटोला जाए, मिल जाए, ये पत्थर कहाँ से लाया गया है, तब हम उस मूर्ति पर नाक लगा सकते हैं। जब क्लर्क से बात की जाती है कि आपके लेखा जोखा में पत्थर कहाँ से आया, तो कहता है कि इसका कहीं पर आंकड़ा नहीं मिल रहा है। मूर्तिकार कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं। मूर्तिकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, हिंदुस्तान के पहाड़ों पर जाता है, पठारों पर जाता है, शिखरों पर जाता है, चोटियों पर जाता है, कहीं उसे उस तरह का पत्थर नहीं मिलता। तब वो अपना एक विचार प्रस्तुत करता है कमेटी के समक्ष और कहता है कि यदि मेरी मानो, मेरा विचार है कि हिंदुस्तान के जो देशभक्त जो शहीद हो चुके हैं, देश के लिए अपने प्राण पखेरु न्यौछावर कर चुके हैं, ऐसे देशभक्तों की जो मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी मूर्ति से यदि नाक काट कर, नाक हटाकर इस मूर्ति पर लगा दिया जाए तो भी ये सार्थक हो सकता है, ये बात सिद्ध हो सकती है। नेताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब देशभक्तों को टटोलने के लिए मूर्तिकार देश के भ्रमण पर निकल जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर कोलकाता तक, पश्चिम बंगाल तक, हर एक राज्य का दौरा करता है। लेकिन ऐसी मूर्ति उस पर सभी देश, हमारे देशभक्तों की, भारत के देशभक्तों की, हिंदुस्तान के देशभक्तों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। तब वो बिहार में शहीद होने वाले बच्चों की राय देता है, जबकि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। समस्या फिर वही रह जाती है। ऐसे में मूर्तिकार एक फिर सलाह देता है कि जीवित व्यक्ति की नाक क्यों ना लगा दी जाए। अब जीवित व्यक्ति कहता है कि भारत में जो 40 करोड़, उस समय की जो 40 करोड़ जनता का उल्लेख है कि 40 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, इनमें से यदि किसी की नाक इस मूर्ति पर लगा दी जाए तो समस्या का निदान हो सकता है। फिर से लोग जो बुझे दिल
कमेटी के जो सदस्य जो बुझ गए थे, जिनका हतोत्साहित हो गए थे, उनमें उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है, वो इसके लिए सहमत व्यक्त करते हैं, मूर्तिकार को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ऐसे में मूर्तिकार जीवित व्यक्ति की नाक लगाने पर विचार करता है, उसे और अखबारों के जरिए ये खबर फैला दिया जाता है कि इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट, उस लाट पर जो मूर्ति पर जो नाक नहीं थी वो नाक लग गई। अब वो जीवित नाक वहाँ पर लगा दी जाती है। अखबार वालों की क्या भूमिका होती है, अब समाचार पत्रों की क्या भूमिका है। समाचार पत्रों ने अपने पत्रों में उस दिन की हेडलाइन के क्रम में यही निकाला कि इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की लाट पर जो नाक लगाई गई है वो बिल्कुल असली दिखाई देती है। ये एक प्रकार से एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक कहानी के इस कहानी के माध्यम से सरकारी हुकूमत किस प्रकार से हम भारतीय अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक गुलामी हम किस प्रकार से झेल रहे हैं, मानसिक स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है। हम लोग यहाँ पर नाक का सवाल है। कमेटी का सदस्य अर्थात सभापति कहता है कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पाएगी, यदि उनकी नाक की समस्या नहीं हल हो पाएगी, तो हम लोगों की भी, हिंदुस्तानियों की भी नाक नहीं रहेगी। यहाँ पर नाक एक समस्या है और दूसरा जो नाक है वो एक इज्जत का प्रतीक है। इस प्रकार से कमलेश्वर जी ने अपनी इस व्यंग्य प्रधान कहानी के माध्यम से समाज को एक दिशा दिखाने का प्रयास किया कि हमें मानसिक स्वतंत्रता की, मानसिक रूप से स्वतंत्र होने की भी महती आवश्यकता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र हो गए तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होना व्यक्तियों के लिए, हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को अवश्य ही पढ़ेंगे। आप अपनी इस कृतिका भाग 2 में जो संकलित कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, इसे आप एक बार अपनी पाठ्यपुस्तक से दोहराएंगे और इन सार बिंदुओं के माध्यम से आप इस कहानी का सारांश तैयार करने की कोशिश करेंगे। आशा है ये कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको विधिवत समझ में आई होगी। इसी आशा और उम्मीद के तहत कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।